सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियाँ सुनाता हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय रामकुमार आत्रेय की लिखी कहानी साडा हक एथे रख। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। साडा हक एथे रख का सामूहिक उद्घोष वातावरण को गुंजायमान कर गया। इस उद्घोष के पश्चात हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सभी दिशाओं को गुंजा देने वाला यह नारा कानों के पर्दों में छेद करके मस्तिष्क को सुन्न कर रहा था। संजय को गाड़ी रोकनी पड़ी। ऐसा करना उसकी विवशता थी। पूरा 4 लेन मार्ग गाड़ियों से अंट चुका था। रह रहकर उपरोक्त नारे सामूहिक उद्घोष के रूप में सुनाई पड़ रहे थे। उसके आगे कम से कम 100-125 गाड़ियां खड़ी थी। कुछ गाड़ियों के इंजन मार्ग के खुल जाने की प्रतीक्षा में अभी भी तेजी से धड़कते दिलों की तरह धक धक किए जा रहे थे, तो कुछ गाड़ियों के मालिकों ने उन धड़कनों को स्विच ऑफ कर दिया था। उनमें से कुछ चालक बाहर निकलकर यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। संजय भी गाड़ी से नीचे उतरा और खिड़की को बंद करते हुए पिछली सीट पर लेटी राम नाम की माला जपती अपनी मां से बोला, मां, मैं अभी आया। जरा देख आऊं कि यह जाम क्यों लगा है और कब तक खुलेगा। मां ने बेटे की आवाज सुनकर अपनी आंखों को थोड़ा सा खोला और आश्वस्ति के साथ गर्दन हिलाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। वह फिर से राम नाम की माला के साथ अपने मन को घुमाने में जुट गई। वातावरण में गूंज रहे नारे उस पर अपना प्रभाव छोड़ पाने में पूर्णतया असमर्थ हो रहे थे। गाड़ी तो उसने वहां छोड़ दी, लेकिन मन के भीतर उठ रही आशंका को वह त्याग नहीं पा रहा था। पौराणिक कहानियों में जैसे दानव किसी गुफा में छिपाकर रखी गई अपनी बेटी के नजदीक जाकर अपने नथुनों से इधर उधर घुमाकर सूंघने लगता था और फिर वह उठता था कि किसी मनुष्य की बू आ रही है, ठीक वैसे ही किसी अनहोनी के घटने की पूर्व आशंका उसे महसूस हो रही थी। परंतु अपने मन को तसल्ली देने के लिए वह होठों का प्रयोग किए बिना ही कह उठा, मैं अकेला थोड़े ही हूं यहाँ, और भी तो बहुत से हैं यहाँ, कारों वाले, ट्रकों वाले, बाइक वाले। एक अचिन्हित सी उम्मीद भी उसके साथ चल रही थी। वह यह कि जैसे ही वह आगे पहुंचे ठीक तभी जाम खुल जाए, फिर पीछे वाली गाड़ियां हॉर्न बजाकर आसमान सिर पर उठा लेंगी। चलो जो होगा देखा जाएगा का जुमला दोहराते हुए वह गाड़ियों के साथ साथ सड़क के कोने पर घास और पेड़ों से सट कर चलते हुए आगे पहुंच गया। वहां कई 100 आदमी थे, बूढ़े, जवान और किशोर। बूढ़ों ने वहां घास ढोने वाली पल्लियां बिछाई हुई थी। उन पर बैठकर वे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कुछ बूढ़े प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी के पात्रों की तरह ताश खेलने में रमे हुए थे, जैसे सही मायनों में निष्काम कर्म योगी हों। ज्यादातर जवानों ने हाथों में जेलियां, गंडासियां, लाठियां और भाले भी थामे हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर के विश्राम के पश्चात इन औजारों को हाथों में थामे हवा में लहराते हुए सामूहिक उद्घोष कर बैठते, साडा हक एथे रख, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वे एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। वे प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की नौकरियों में अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
जब उसने जानना चाहा कि जाम कब तक हटाया जाएगा, उन्होंने बताया कि जाम तो अब आरक्षण की मांग पूरी होने पर ही हटेगा। तो उसने सचमुच में ही अपना माथा पीट लिया। वह अपने धंधे में इतना डूबा रहता कि घर पर अखबार आने पर भी उसने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा। रेडियो टीवी भी वह तभी सुनता देखता जब रात में भोजन कर रहा होता। वह भी बोरियत दूर करने के लिए फिल्मी गीत या कोई धारावाहिक देखता। थकावट की वजह से बिस्तर पर लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाता। धंधे को लेकर जो लोग उससे मिलते थे, उन्होंने जरूर उसे बताया था कि किसान वर्ग के लोग अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पर उसने इस खबर को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। मूर्खताएं तो वह बहुत सी करता है, पर जो मूर्खता उसने आज की है, इसका तो कोई उपचार भी उसे नहीं सूझ रहा था। वास्तविकता यह थी कि माताजी कई दिनों से उस पर दबाव बनाए हुए थी कि वे हर की पौड़ियों पर मां गंगा की पवित्र जल में डुबकी लगाना चाहती हैं। गंगा में डुबकी लगाना उसके जीवन की आखिरी इच्छा है, जिसे उसका बेटा ही पूरा कर सकता है। उनकी आयु 80 को पार कर चुकी थी। शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। लगता था जैसे हड्डियों का ढांचा भर शेष हो। उठने बैठने के लिए भी उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के सहारे की जरूरत पड़ती थी। इतना होने पर भी वह नियम से व्रत उपवास रखना नहीं भूलती। साथ ही मौका मिलने पर बेटे को याद दिलाना भी नहीं भूलती कि उसे वायदे के अनुसार अपनी मां को गंगा में डुबकी लगवाने के लिए समय निकालना ही है। आज के दिन एकादशी है। मां वर्षों से एकादशी का व्रत रखती आई है। सुबह जब बेटा धंधे के सिलसिले में बाहर निकलने वाला था, तो मां ने अपने व्रत और उसके वायदे का स्मरण करा दिया। सहसा उसे ध्यान आया कि आज उसे कहीं बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी व्यक्ति को मिलने का समय दिया है। बस वह तुरंत तैयार हो गया और मां से कह दिया, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मां ने स्नान के उपरांत बदलने वाले कपड़े थैले में रखने को कहा और अपने भगवान को पोटली में बांधकर वे गाड़ी में बैठ गई। मां ने तब कहा था कि गंगा में स्नान के उपरांत ही वे कोई निवाला लेंगी। साधारण पानी की जगह आज वे गंगा जल से ही अपनी आत्मा की प्यास को तृप्त करेंगी। संजय ने सोच लिया था कि उसे यमुना नगर सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार आने जाने में मुश्किल से 6 घंटे लगेंगे। 1-1.5 घंटे वहां स्नान ध्यान में लग जाएगा। मतलब यह कि शाम होते होते घर पहुंच जाएगा। इस बार जब फिर से साडा हक एथे रख का उद्घोष गूंजा, तो उसने चौंक कर उधर देखा जिधर से वह आया था। मतलब यह कि उसकी दृष्टि अपने पीछे गई। जहां तक उस वक्त वह देख सकता था, वहीं तक एक दूसरे के पीछे कई सौ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। बेवकूफ वह अकेला ही नहीं, बल्कि उस जैसे कई सौ लोग हैं जो स्वयं को ठगा सा महसूस करके जाम लगाने वालों की जगह खुद को भी गालियां दिए जा रहा था। उसे गाड़ी में पिछली सीट पर लेटी मां की याद हो आई। उन्होंने तो पानी की एक घूंट तक नहीं पी है आज। हालांकि उन्हें ऐसा करने की आदत रही है, पर इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि इस तरह के माहौल में भी वे खुद को स्थित प्रज्ञ बनाए रखेंगी। क्या पता आज उन्हें प्यास लग जाए, क्या पता उनका स्वास्थ्य आज सही हो या ना हो। कमजोर और बूढ़ा शरीर है, मन काबू से बाहर हो जाए। बोतल को वह साथ लाया है, पर वे वह पानी नहीं पिएंगी। हठी भी तो वे हैं।
उसे माँ के पास जाकर बैठना चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक किरण सी कौंधी कि उसे धरने पर बैठे बूढ़े लोगों से इस विषय पर बात करनी चाहिए। वह अपनी बूढ़ी माँ का हवाला देकर जब उन्हें समझाएगा तो वे जरूर समझ जाएंगे। बूढ़े आदमी ही किसी बूढ़े आदमी का दर्द नहीं समझेंगे तो आखिर कौन समझेगा। उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, अरे बुद्धूराज, यह ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझा। एक बड़ी उगती उम्मीद के साथ वह हुक्का गुड़गुड़ा रहे बूढ़े की ओर बढ़ा। निकट पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर बूढ़े को राम राम कहा। फिर अपनी मां की स्थिति के विषय में उन्हें विस्तार से बताया। स्थिति बताते हुए उसका स्वर भर्रा गया था। साथ ही वह यह भी बताना नहीं भूला था कि उसकी गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी है। यदि वे लोग उसे आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान कर देते हैं तो वह गाड़ी को पेड़ों से सटाकर खरोंच पड़ने यहां तक कि टूट फूट का खतरा भी उठा लेगा। जो पेड़ वहां सड़क पर कटे पड़े हैं उन्हें जरा सा एक और हटाने की एवज में युवकों को 1500 रुपया भी देने को तैयार है। ऐसा कहते हुए उसका भीतरी मन उसे धिक्कार रहा था कि तेरे पास इस तरह लुटाने के लिए पैसा कहां से आया। लेकिन काम निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे तैसे उसे यहां से निकलने का उपाय ढूंढ ही लेना चाहिए। कान फोड़ शोर के बीच उसने हुक्का गुड़गुड़ाते बूढ़े को अपनी व्यथा सुनाई। बूढ़े ने भी रुचि पूर्वक उसकी बात को ध्यान से सुना। बाद में उनमें से एक ने कहा, भाई छोरे, बात तो तेरी ठीक से, पर हम भी के करा लाचारी से। जे तन्ने उरे ते लिकड़न की छूट दे दिया तो बाकी लोग भी छूट मांगेंगे, उनने किस तरह रोकांगे। वह भी 1000 बहाने बना लेंगे। न्यू कर थोड़ी आड़ में रोटी पानी आ जाएगा। बुढ़िया को रूख की छां में बिठा के रोटी पानी खिला और तू भी खा ले। चाहे तू 4 दिन रहे चाहे 5 दिन, तेरा और तेरी माँ का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, समझा। बूढ़े के मुंह से बोलते वक्त धुआं निकल रहा था। थूक मिश्रित वह धुआं उसके चेहरे को भिगो गया। बात सुनने के लिए चेहरा बूढ़े के पास लाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपना चेहरा जेब में पड़े रुमाल से पोंछ लिया, परंतु मन के भीतर उल्टी करने की जो इच्छा कुल बुला रही थी उसे किसी तरह दबाते हुए वह गिड़गिड़ाया, ताऊ जी, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। आप खुद गाड़ी के पास चलकर देख लें। मेरी माँ की हालत घनी खराब है। आप चाहो तो 2-4 आदमियों को और साथ ले चलो। बस एक बार आप खुद देख लें, चाहे फिर इनकार कर देना। ना भाई ना, इस ईसा काम तो बिल्कुल ना होवे। जिब मारे लीडर राजधानी ते फोन करके जाम हटाने का हुक्म देवेंगे तभी जाम ठावेंगे। इतने कोई मरो चजियो, हमने इन बातों ते मतलब ना से। इस बार बूढ़े का स्वर उपेक्षा से लिथड़ कर कड़वा हो आया था। वह तुरंत वहां से उठा और झट से पेड़ पौधों की तरफ भागता सा चला गया। उसने अपना सिर झुकाकर मुंह खोल दिया ताकि उल्टी बाहर आ सके। उल्टी नहीं आई। हाँ, गाढ़ा गाढ़ा थूक अवश्य लंबी लारों के रूप में मुंह से निकलने लगा। थोड़ी देर बाद वह प्रकृतिस्थ हुआ और मुड़कर गाड़ियों की ओर चल पड़ा। गाड़ी वाले कई लोग, जिनमें कुछ युवक भी शामिल थे, बूढ़े आंदोलनकारियों से हुई बातचीत का सारांश जानना चाहते थे। उसने उन्हें बात बताई तो उनके चेहरे भी उतर गए। कुछ देर तक वे किंकर्तव्य विमूढ़ से वहां खड़े रहे, फिर अपनी अपनी समझ के अनुसार सलाह देने लगे।
संजय उन सबको वहीं छोड़कर गाड़ी में लेटी अपनी माँ की खोज खबर लेने वहां पहुंच गया। उसने गाड़ी के भीतर झांक कर देखा। माँ निढाल सी लेटी हुई थी, हाथ में माला यूं ही लटकी हुई थी। वह मुर्दे की तरह निश्चेष्ट थी। उसने माँ के चेहरे की ओर देखा। ऐसा करते हुए उसका अपना दिल धक धक कर रहा था। उसने देखा कि माँ का मुंह खुला हुआ है, आंखें बंद तो क्या। आगे नहीं सोच सका वह। घबराकर उसने खिड़की खोली और अपना हाथ बढ़ाकर माँ की छाती पर रख दिया। हाथ छाती पर रखते ही जैसे माँ होश में आ गई। बोली, आ गया बेटा, कब तक पहुंच जाएंगे हरिद्वार? माँ की आंखें भी खुल गई थी। वे मटमैली मिची मिची सी लगी उसे, जैसे जिंदगी उम्र के साथ साथ अपनी चमक भी खोती जा रही थी। मैं तो डर ही गया था माँ, आपका मुंह खुला था और माला अपनी जगह स्थिर पड़ी थी। संजय ने हरिद्वार पहुंचने वाली बात का उत्तर न देकर अपनी आशंका मां के समक्ष मूर्त कर दी थी। बहुत थकान सी महसूस हो रही थी बेटा, ये निगोड़ी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। बताया नहीं तूने हरिद्वार कितनी दूर रह गया है? कब तक पहुंच जाएंगे वहां? मां ने बेटे की बात का उत्तर भी दिया और प्रश्न भी पूछ डाला। पूछे गए प्रश्न मां के भीतर की उस उत्कंठा को प्रकट कर रहे थे जिसे लेकर वे घर से निकली थी, यानी हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर स्नान करना। मां अभी जाम लगा है, कोशिश करके देख ली, वे हमें अभी जाने नहीं दे रहे। घर से पानी लाया हूं बोतल में, थोड़ा पानी ले लें, थोड़ी ताकत मिलेगी शरीर को, बेटे ने आग्रह किया था। नहीं रे, हरिद्वार पहुंचकर ही स्नान करने के बाद जल ग्रहण करूंगी, फलाहार भी ले लूंगी, चिंता ना कर। मैं तो निर्जला एकादशी का व्रत भी रखती रही हूं रे, कई कई दिन तक एक साथ उपवास रखने का अभ्यास मुझे है। मां ने कहा था। माला फिर से जिंदा होकर घूमने लगी थी। साडा हक ऐथे रख, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तथा आरक्षण लेकर रहेंगे का सामूहिक उद्घोष फिर गूंज उठा तो संजय को लगा कि कहीं कानों के पर्दे सचमुच में ही न फट जाएं। उसने चौंक कर धरने पर बैठे लोगों की दिशा में देखा तो पाया कि 15-20 औरतें सिर पर तसले लिए वहां पहुंची थी। साथ में जवान छोकरों का एक दल भी, जिनके हाथों में लाठियां, जेलियां तथा गंडासियां मौजूद थी। वह अभी आया, कहता हुआ थोड़ी दूर पर खड़े गाड़ी वालों के समूह के पास जा पहुंचा। वे सब भी सामूहिक उद्घोष को सुनकर चिंतित से उधर ही ताक रहे थे। तभी धरने पर बैठे लोगों में से एक बूढ़ा उठकर उनके पास आकर बोला, भाई छोकरो, जिसने भी रोटी पानी खानी हो मारे धोरे बैठ के खा लो। थारी गाड़ी में जे कोई बुढ़ा बच्चा भूखा बैठा हो तो उसने भी खिला दो। मारी औरतें तसले भर भर कर रोटी ले आई से। उस बूढ़े की बात वहां खड़े सभी लोगों को अच्छी लगी, परंतु भूख होने पर भी किसी ने खाना खाने की इच्छा जाहिर नहीं की। संजय के समीप खड़े एक युवक ने बूढ़े के सामने हाथ जोड़ते हुए इतना जरूर कहा, ताऊ जी, इतनी सी प्रार्थना मान लो हमारी, हमें जाने दो, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। शाम तक घर नहीं पहुंचा तो मेरा बाप अपने प्राण छोड़ देगा, मैं उसका अकेला बेटा हूं। भाई छोकरे, तन्ने जाना से ते जरूर जा, कोई ना रोकदा तन्ने, पर जे तू गाड़ी लेकर जाना चाहे तो यह बात भूल जा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंदी तब ताई नुवे खड़ा रहना होगा। इतना कह के बूढ़ा अपनी जगह चला गया।
इसी बीच किसी युवक ने व्हाट्सएप पर आ रहे समाचार को पढ़ लिया। तुरंत उसके चेहरे का रंग उतर गया। फिर वह अपने पास खड़े अन्य सहयात्रियों में से एक दो की बाह पकड़कर फुसफुसाया, इधर आओ यारो, इधर आओ, जुल्म हो गया अपने प्रदेश में तो। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता के काले बादल घिराए। बादलों के बीच जैसे रह रहकर बिजली कौंधती है, वैसे ही चौंकते हुए वे भी फुसफुसाए, क्या हुआ यार, बता तो सही। वे सब बात शुरू करने वाले युवक के साथ साथ धरने पर बैठे लोगों से दूर पीछे की ओर खिसक गए। तब बात शुरू करने वाले ने बताया, यारा मेरे शहर में लूटमार हो गई है, पुलिस का कोई अता पता नहीं है, दुकानों और मकानों में लूट के बाद आग लगाई जा रही है। मेरे एक साथी ने व्हाट्सएप पर यह समाचार चित्र सहित भेजा है, लो देख लो, तुम सब भी देख लो। उसने फोटो निकालकर मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने कर दी। संजय के साथ साथ सभी लोग जलते हुए घरों की तस्वीरें देखकर बुरी तरह घबरा गए। संजय की फर्नीचर की दुकान उसके अपने कस्बे के मेन बाजार में थी। दुकान के पीछे 4-5 कारीगर फर्नीचर बनाते रहते हैं। दुकान के ऊपर उसका मकान है। उसकी बीवी तो छोटे बच्चों सहित वहीं है। यदि उपद्रवियों ने उसकी दुकान में आग लगा दी तो घर भी साथ ही फूंक जाएगा। तब उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। हठात उसके मुंह से निकला, हे राम। कांपते तन और मन के साथ उसने बीवी को फोन मिलाया, सारी बातें पूछी। बीवी ने बताया कि उस शहर में आंदोलनकारी इकट्ठे हो रहे हैं, नारेबाजी की आवाजें उसके घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। वह बेचारी कस्बे को शहर कहे जा रही थी। वह भोली थी, उसे खतरा महसूस नहीं हो रहा था, परंतु संजय को वहां से दूर खड़े होने पर भी खतरा महसूस हो रहा था। फोन पर ही उसने पत्नी को समझाया, ऐसा करो, बच्चों को लेकर तुरंत मेरे बड़े भाई के यहां पहुंच जाओ, कारीगरों की छुट्टी कर दो, दुकान और मकान को ताला लगाओ, रिक्शा कर लेना, समझी। भाई साहब कस्बे के बीच पुराने हिस्से में रहते हैं, वहां दुकानें नहीं हैं, इसलिए वहां खतरा नहीं होगा। मैं यहां फंसा खड़ा हूं, यदि निकल सका तो घर पहुंचूंगा, जल्दी करो। पत्नी ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके कहे अनुसार अभी पुराने घर में जेठ जी के यहां जा रही है। इसी बीच एक अन्य युवक ने अपना मोबाइल चालू कर लिया। समय समय पर वह समाचार दिखलाता रहता था। उस पर जो समाचार आए वे इस तरह से थे, प्रदेश के 4-5 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में जनजीवन जगह जगह पर लगाए गए जाम के कारण अस्त व्यस्त। प्रदेश के एक बड़े नगर की आंदोलनकारियों ने घेराबंदी सख्त की। नगर में आपूर्ति ठप, रोगियों तक के लिए सब्जी, फल तथा दूध भी उपलब्ध नहीं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी नगर में नहीं घुसने दिया। प्रदेश की पुलिस भी असफल सिद्ध हुई। कई स्थानों पर लूट और आगजनी के पश्चात कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू का असर दिखाई नहीं दिया। केंद्रीय सुरक्षा बल और अधिकार आंदोलनकारियों की भीड़ आमने सामने। किसी शराबी ने देसी कट्टे से सुरक्षा बल के एक जवान पर फायर किया, जवान घायल। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 4 लड़कों की मौत। और अंत में एक समाचार और दिखाई दिया। आंदोलनकारियों के नेताओं के बीच राजधानी में बातचीत सार्थक दिशा में। बहुत शीघ्र किसी समझौते पर पहुंचने और उसकी घोषणा की उम्मीद। समाचार सुनकर गाड़ी वालों की भीड़ जो लाचार थी, खुद को घिरा पा रही थी, सब अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने उम्मीद जाहिर की कि समझौता होने ही वाला है तो कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। यहाँ जो लोग जाम लगाए बैठे हैं अपने आप उठ जाएंगे और हम लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचेंगे। परंतु एक सलीके से बढ़ी हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, जो कि किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जैसा लग रहा था,
कहा, दोस्तों, समझौता होने पर भी जरूरी नहीं है कि ये लोग यहाँ से तत्काल उठ जाएं। भीड़ की मानसिकता बहुत अलग होती है। पता नहीं कब ये लोग हिंसक हो उठें। चलो हम पीछे की ओर चलते हैं। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं उन्हें वापस मोड़कर कहीं और लगाने की जरूरत है। इस प्रकार एक एक करके हम सब वापस लौटकर अपने अपने घर अथवा सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। जाम अपनी जगह लगा रहेगा, लगा रहे, हमें क्या, हमें तो अपने से मतलब है। चलिए सब चलें। प्रोफेसर नुमा आदमी के कहने का असर तुरंत दिखाई दिया। सभी लोग बातें करते हुए सड़क के साथ साथ पीछे लौट चले। अभी वे टेल तक पहुंचे भी नहीं थे कि उधर से आ रहे लोगों ने बताया कि अब पीछे लौटना भी संभव नहीं है। आंदोलनकारियों के एक जत्थे ने पीछे सड़क किनारे खड़े पेड़ों को काटकर बीचों बीच डाल दिया है। साथ साथ जेसीबी मशीन की सहायता से सड़क को खोद डाला है। वे लोग अब भी वहीं बैठे हैं। बहुत से लोगों ने वापस लौटना शुरू कर दिया था। ऐसा देखकर उन्होंने सब गाड़ियों को रोकने के लिए यह तरीका अपनाया है। वे सब फिर से वहीं खड़े हो गए। कोई आगे देख रहा था तो कोई पीछे। इस देखने और आंखें बंद करके चिंता में डूबने के अतिरिक्त कोई फर्क नहीं था। देखें भी तो क्या देखें, कहां देखें। संजय को न जाने क्या सूझी कि उसने पुलिस को 100 नंबर वाला फोन मिला दिया। काफी देर बाद किसी ने फोन उठाया तो संजय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे जाम के विषय में बताया और हजारों लोगों के फंसे होने के बारे में सूचना दी। साथ ही अपनी मां मरणासन होने की बात बताकर प्रार्थना की कि किसी तरह जाम खुलवा दिया जाए। उधर से किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी, तुम्हें जाम खुलवाने की सूझ रही है? यहां हमें अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो रहा है। इतना कहकर फोन काट दिया गया। संजय वहीं खड़ा खड़ा खुली आंखों से अपने फोन को निहारने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। तभी मोबाइल पर समाचार दिखाने वाला युवक चिल्लाया, भाइयों, खुशी भरा समाचार सुन लीजिए। वह यह कि सरकार और आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वालों के बीच समझौता हो गया है। आंदोलनकारियों की सभी मांगें मान ली गई। उनके नेताओं ने सभी आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौट जाने को कहा है। रेल लाइनें तथा सड़कों को एकदम खाली कर देने को कहा है। बकवास है यह सरकार, बिल्कुल फेल। सरकार नाम की चीज ही नहीं है इस प्रदेश में। यदि आंदोलनकारियों की सभी मांगें माननी ही थी तो 10 दिनों तक रेलवे ट्रैक को जाम क्यों करवाए रखा? करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जनता अलग से परेशान हुई। लूट मार और आगजनी को बढ़ावा मिला। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जो अब तक चुपचाप एक ओर खड़ा था, नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की, समझ नहीं आता कि समझौते वाला समाचार झूठा है या सच। अभी अभी प्रदेश के उत्तरी जिलों में से एक जगह ड्यूटी पर तैनात मेरे एक साथी का फोन आया है कि आज दिन में इतनी लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई कि 4-5 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना बुला ली गई है। आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि सेना की गाड़ियों को शहर में घुसने ही नहीं दिया गया। सैनिकों ने गोलियां भी नहीं चलाई क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं था। अब सेना हेलीकॉप्टर की सहायता से शहर में पहुंच रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाकर सैनिक नीचे उतर रहे हैं। पुलिस वाले कहीं हैं या नहीं यह भी मालूम नहीं। कर्फ्यू लगाने का भी कोई असर नहीं हो रहा। जिस मित्र ने मुझे यह समाचार दिया है वह राजपत्रित अधिकारी है। उसकी बात पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। एक और गाड़ी वाले उम्रदराज व्यक्ति ने उन्हें बताया। समाचार बताने वाले ने फिर से मोबाइल पर समाचार पढ़कर सुनाया।
वहां समझौते की घोषणा होने वाला समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। चलो, हम सब धरना देने वालों को यह समाचार बताते हैं और उन्हें सड़क खाली कर देने का अनुरोध करते हैं, वे जरूर मान जाएंगे। उसी मोबाइल वाले ने सुझाव दिया। चलो चलो करते हुए वहां खड़े सभी व्यक्ति फिर से लगाए लोगों की तरफ चल पड़े। संजय भी उनके पीछे अपनी देह को घसीट रहा था, जैसे किसी मुर्दे को बलपूर्वक खींचा जा रहा हो। गाड़ी में घंटों से चुपचाप व्रत के नाम पर अनशन कर रही मां की चिंता, साथ ही अपनी दुकान की और बच्चों की चिंता। पंख होते तो वह अपने कस्बे में उड़कर पहुंच जाता। दुकान के लिए उसने बैंक से कर्ज लिया था और गाड़ी भी अभी जनवरी मास में बैंक से लोन लेकर ही खरीदी थी। वे लोग एक झुंड के रूप में उन बड़े बूढ़ों के पास पहुंच गए, जो सड़क के बीच में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने के साथ गप्पे हाँक रहे थे। उस झुंड में उपस्थित अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें पहले तो आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें बधाई दी और फिर विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया कि वे जाम में फंसी गाड़ियों को जाने दें, क्योंकि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं और उनके नेताओं ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी है। इससे पहले कि हुक्का गुड़गुड़ाते बूढ़ों में से कोई व्यक्ति बोलता, उनके पास खड़े युवकों में से एक ने थोड़ा आगे बढ़कर कठोर स्वर में कहा, भाई साहब, जिस खबर की बात आप कर रहे हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते। सरकार जानबूझकर बेवकूफ बनाती रहती है, परंतु इस बार हम बेवकूफ बनने वाले नहीं। समझौते में क्या क्या शर्तें तय हुई हैं, कब और कैसे लागू होगा समझौता, ये सब बातें लिखित रूप में कोई हमें दिखलाएगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे। हमारे लीडर खुद यहाँ आकर हमें बताएंगे, तभी उठेंगे। आप अपनी गाड़ियों में बैठे रहें या पैदल जाना चाहें चले जाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं। जाम में फंसे लोगों के भीतर आजादी हासिल कर लेने जैसी खुशी का उफान उस युवक की बात सुनकर ठंडा होते देर ना लगी। अधेड़ व्यक्ति ने बूढ़े आदमियों की ओर आशा भरी दृष्टि से ताका कि वे उस युवक को झिड़ककर चुप कराएंगे और कोई न कोई अच्छी बात अवश्य कहेंगे। एक बूढ़ा बोला जरूर, पर फूले हुए गुब्बारे में सुई चुभोने की तरह, छोरा ठीक कैसे भाई बाबूजी, न्यू भी दिन छिपने आड़ा हो रहा से, अब तड़की तक बेरा पटेगा अक के होवेगा। संजय दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उस झुंड के उतरे हुए चेहरे तथा घिसटते हुए कदमों को देखकर ही वह समझ गया था कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। तभी संजय के फोन की घंटी बजी। फोन पत्नी का था। पत्नी ने रोते रोते बताया कि उनकी दुकान और मकान को फूंक दिया गया है। वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। हाँ, इसी वजह से वह पूरी बात नहीं बता पा रही थी। रो मत, पूरी बात बताओ, सारा सामान फूंक गया क्या? किसी तरह खुद पर काबू रखते हुए संजय ने जानना चाहा था। पहले दुकान को लूटा गया, सारा सामान ट्राली में लाद कर ले गए, जाते जाते दुकान को आग लगा गए, बुलाने पर भी फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए। पत्नी ने किसी तरह बताया था। अपनी दुकान के साथ लगती दुकान वालों ने लूटने और आग लगाने वालों को ऐसा करने से रोका नहीं। वे तो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं। क्या उनकी दुकान भी लूट ली गई या वह भी फूंक दी गई? उसने पत्नी की बात बीच में काटकर तुरंत पूछा था। पहले दुकानों को बंद कराने कुछ लोग आए थे। उनके कहने पर अपने पड़ोसियों ने दुकानें बंद कर दी थी। मैंने तो आपका फोन आते ही अपनी दुकान खुद बंद कर दी थी, लेकिन उनकी दुकान को न तो लूटा गया और न ही जलाया गया। लोग कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी आरक्षण मांगने वालों की जाति के लोग हैं, इसलिए उनकी दुकान को वे क्यों लूटते, क्यों फूंकते? पत्नी
अभी भी रोए जा रही थी। आंसू संजय की आंखों में भी कुलबुलाने लगे थे, पर उसने अपनी हथेली की दाब से उन्हें शांत करते हुए पत्नी को दिलासा दी। रो मत, भगवान खुश होंगे तो फिर से सब काम जम जाएगा। बच्चों को संभालो, दुकान के पास खड़ा रहने की जरूरत नहीं, भाई के घर ही रहना। मैं किसी तरह पहुंचने की कोशिश करता हूं। उसने खुद फोन काट लिया था। बड़ी मुश्किल से पेट काटकर हाड़ तोड़ परिश्रम करके उसने दुकान तथा मकान तैयार किए थे। आज वे भी जाते रहे। गाड़ी यहाँ फंसी खड़ी है, मालूम नहीं सुरक्षित लौट पाएंगे भी या नहीं। और माँ, हे राम, बहुत देर से उन्हें संभाल ही नहीं। दुकान और मकान के जलने का समाचार जानकर तो वे शायद ही जीवित बचें। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से बर बर आंसू निकल गए, मानो वर्षों से कैद में बंद कैदियों को अचानक खुली हवा में सांस लेने का अवसर हाथ लग गया हो। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भाई? उसी जैसे एक दूसरे युवक ने उसके चेहरे को भिगोते आंसुओं को देखकर पूछा। धीमे धीमे उसने सब बता दिया। सवाल तो यह था, अब यहां से निकलें कैसे? युवक बोला, थोड़ी देर रुको, शाम हो जाएगी, ये लोग सड़क पर लेट जाएंगे। हो सकता है अपने अपने घरों को चले जाएं। किसी तरह कोई लिंक रोड पकड़ लेंगे। यहां से गाड़ी निकालेंगे कैसे? वैसे भी ये लोग रात में नहीं जाने वाले। 7 दिनों से तो रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं, सब रास्ते बंद हैं, राजमार्ग भी सब जाम हैं। एक यह राष्ट्रीय राजमार्ग खुला था, लगता है यह भी बंद हो जाएगा। संजय ने उदास स्वर में कहा, यह देखो, तुम्हारी गाड़ी के सामने पेड़ कटे हुए हैं, जिसकी वजह से गलियारा सा बना है। चुपके से खेतों में निकाल लेंगे गाड़ी। पेड़ों के साथ चारा खड़ा है, वहां से मुड़ जाएंगे। युवक जोश में था, लग रहा था कि वह हर खतरा उठाने को तैयार है। संजय जानता था कि ऐसा संभव नहीं। उसने खेतों में काम करके देखा है। पेड़ों के दूसरी ओर चारा जरूर खड़ा है, पर उसमें से गाड़ी नहीं निकल सकती, कहीं ना कहीं धंस जाएगी। बीच में मेढ़ें भी होती हैं। फिर ये धरने आंदोलन वाले कहीं नहीं जाएंगे। जरा सी भनक लगते ही गाड़ियां फूंक देंगे, पिटाई कर देंगे सो अलग। वह कुछ सोचता हुआ सा अपनी गाड़ी के पास चला गया। वह माँ को साथ चलने के लिए तैयार करना चाहता था। एक नाउम्मीद सी उम्मीद मरी हुई सर्पिणी की तरह सहसा तड़प कर जिंदा होने का एहसास सा करा देती थी कि हो सकता है जाम लगाने वालों को समझौता होने का संदेश मिल जाए और वे रास्ता खाली कर दें। संजय बेटा, अब क्या होगा? माँ ने उसे अपने पास पाकर पूछा। माँ, देखते हैं क्या होता है। जाम खुलना तो मुश्किल है, समीप के किसी गांव में चलना होगा माँ, ताकि तुम्हारी रात ठीक से कट सके। तूने तो जल तक नहीं लिया माँ, संजय ने दुखी स्वर में कहा था। उसने अपने घर एवं दुकान के लूटने और फूंकने की खबर माँ को जानबूझकर नहीं बताई थी। बेटा रे, समीप के गांव में कैसे चलेंगे? तू तो जानता है कि मैं तो 5-10 कदम भी तुम्हारा सहारा पाकर ही चल सकती हूँ। माँ सचमुच में ही घबराई हुई थी। अभी माँ बेटा बातचीत कर ही रहे थे कि फिर से वही पुराने नारे जोर जोर से गूंजते सुनाई दिए। साडा हक एथे रख, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। अब क्या हो गया? यह जानने के लिए संजय ने उस ओर देखा तो पाया कि ट्रॉली सहित 2 ट्रैक्टर धड़धड़ाते हुए खेतों के बीच में राह बनाते हुए वहां पहुंच रहे हैं। ट्रालियों में दरियां, चटाइयां और कंबल भरे हुए थे।
इन्हें रात में वहां रहने वालों के उपयोग में लाया जाना था। एक ट्राली में कुछ उपले भी रखे थे। उपलों का उपयोग हुक्का पीने वालों के लिए और आग जलाने के लिए किया जाना था। संजय के दिल में जो ना उम्मीद सी उम्मीद शेष थी वह भी जाती रही। इसका मतलब स्पष्ट था कि आंदोलनकारी रात में वहीं रहने वाले थे। ज्यादातर गाड़ी वाले जिनके साथ औरतें और बच्चे थे उन्हें साथ लेकर पैदल ही आगे या पीछे की ओर निकल चुके थे। जो शेष थे कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करना चाहते थे। संजय अपनी माँ की वजह से वहां नहीं रह सकता था। घर और दुकान का जलना, पत्नी का बिलख बिलख कर रोना भी अपने कस्बे में पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने मालूम कर लिया था कि वहां जो सबसे नजदीक गांव था वह 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। यदि वह किसी तरह अपनी मां को लेकर वहां पहुंच जाए तो गांव के किसी व्यक्ति को मन चाहा पैसा देकर उनकी कार, बाइक अथवा ट्रैक्टर की सहायता से अपने कस्बे में पहुंच सकता है, जिसकी सहायता से निर्बाध सफर किया जा सकता है। सड़कों पर जाम लगा है, कच्चे रास्तों पर नहीं। यदि वह आध किलोमीटर तक अपनी मां को किसी तरह ले जा सके तो उस गांव तक जाने वाली लिंक रोड मिल जाएगी। लिंक रोड से होकर उस गांव तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दिन छिप चुका था, उजाला अंधेरे में बदलने लगा था। जाम लगाने वाले लोगों में से कुछ युवक हाथों में लाठी भाले ले लेकर गाड़ियों के दोनों ओर घूमने लगे थे। वे चौकीदारी कर रहे थे कि कोई गाड़ी वाला अपनी गाड़ी पेड़ों के बीच से न ले जाए। संजय ने मां को बाह का सहारा देकर गाड़ी के बाहर निकाला, खड़ा किया, फिर गाड़ियों के बीच में से सड़क के किनारे तक ले गया। इसके बाद वह जमीन पर उकड़ूं बैठ गया। मां के मना करने पर भी उसने किसी बच्चे की तरह उसे अपनी पीठ पर लादा और सड़क के साथ साथ पीछे की ओर चल दिया। आधा किलोमीटर लिंक रोड पर पहुंचना था उसे। मां में ज्यादा वजन नहीं था, लेकिन वे खुद को बेटे की पीठ पर लदे होने के कारण आरामदायक स्थिति में नहीं पा रही थी। खुद को संभालने या ठीक से टिका पाने के लिए वे बार बार हिल रही थी। इस हिलने डुलने के कारण संजय को परेशानी अनुभव हो रही थी। इसी कारण वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। उनके मन में ख्याल आया कि पौराणिक कथा का पात्र श्रवण मालूम नहीं किस प्रकार अपने माता पिता को कावड़ में ढोता होगा। पतली सी बीमार अकेली मां को भी वह पीठ पर नहीं बिठा पा रहा है, जबकि श्रवण ने तो अपनी मां के साथ साथ पिता को भी उठाया था। वह 2-3 कदम रखते ही रुक जाता। ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। मां और ज्यादा परेशान हो रही थी। अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ को अपनी गिरफ्त में लिए जा रहा था, लेकिन संजय अपना साहस बनाए हुए था। उसे लग रहा था कि लिंक रोड नजदीक ही है। सामने सड़क पर पेड़ कटे पड़े थे। सड़क खोद डाली गई थी। वह बराबर के खेत में से होकर लिंक रोड तक अभी पहुंचा भी नहीं था कि अंधेरे को चीरती हुई एक बारीक सी आवाज, जो निश्चय ही किसी युवती की रही होगी, सुनाई दी। बचाओ! संजय को लगा कि बाद में आवाज घुट कर रह गई है, मानो किसी ने बोलने वाली के मुंह में जबरदस्ती हाथ से बंद कर दिया हो। उसके कदम अपने स्थान पर रुक गए थे और आंखें दूर अंधेरे में कुछ जांचने का प्रयास कर रही थी। ठीक तभी किसी बच्चे की रोती सी आवाज भी उसके कानों में आ घुसी। मम्मी! बच्चे का रोना ये से स्पष्ट हो गया था उनके भीतर का इंसान जाग उठा था। उसने मां को खेत की मेड़ पर झट से बिठाया और अभी आया मां कहता हुआ रोते बच्चे की दिशा में दौड़ पड़ा। उसे थोड़ी दूर पर एक गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी खिड़की खुली पड़ी है।
बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा रो रहा था। मुश्किल से 2-2.5 साल का रहा होगा। गाड़ी के भीतर से ऐसी आवाजें आ रही थी मानो कोई किसी के से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति के रस्सी से हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। वह यह सब देख पाता, बंधे व्यक्ति को बंधन मुक्त कर पाता। उसके कानों में फिर से उसी औरत की आवाज आ घुसी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। साथ ही जोर से मुंह पर थप्पड़ लगने की आवाज भी सुनाई दी। संजय बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने कहा, डरो मत बहन, मैं आ रहा हूं। 50-60 कदम दौड़ने के पश्चात उसे 3-4 काले साए से दिखाई दिए। उनमें से 2 किसी व्यक्ति को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। निश्चय ही कोई महिला रही होगी जिसकी आवाज सुनकर वह वहां तक पहुंचा था। इससे पूर्व वह उनके निकट पहुंचकर कुछ कर पाता कि अन्य काला साया जो उनके साथ साथ चल रहा था पीछे मुड़ा। ज्यों ही संजय उनके बिल्कुल निकट पहुंचा, उसने हाथों में थमी लाठी से संजय के सिर पर वार किया। निशाना सही लगा। लाठी सिर के ठीक बीच में पड़ी। चोट इतनी जोर की थी कि संजय बिना आह तक किए ही वहीं गिर पड़ा। सिर बुरी तरह फट चुका था। ईश्वर ही जानता था कि वह जिंदा है अथवा मर चुका है। बेटा रे, कहाँ चला गया तू? आजा अब तो। मेड़ पर बैठी मां के होंठ हिले। उसकी बात का उत्तर देने वाला वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।